नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास जो यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिवीजन बुक है दोस्तों, उसका हम चैप्टर 11 मौर्योत्तर काल भाग 2 जो है आज ला रहे हैं। इसका भाग 1 जो है दोस्तों, पार्ट 1 जो है हम लोगों ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। प्लीज़ आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें अगर आपने नहीं देखा है। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग जो है मौर्योत्तर काल इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप सभी लोग YouTube के सेटिंग में जाके प्ले बैक स्पीड बटन को 1.5x से 2.0x के बीच में कर लें, ताकि आपको मेरी वॉइस जो स्लो आ रही है वो आपके अनुसार प्राप्त हो सके। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अनुरोध भी है आप सभी लोगों से दोस्तों कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना दोस्तों नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को। तो आज का टॉपिक दोस्तों हमारा क्या है? मौर्योत्तर काल में भाग 2 है, ये पार्ट 2 है दोस्तों। आज हम लोगों को यही पढ़ना था, कुषाण वंश से हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, कुषाण वंश। कुषाणों का उद्गम चीन का पश्चिमी क्षेत्र एवं मध्य एशिया है। ये यूची या तोचारी या तोखारी कबीले से संबंधित है। कालांतर में यूची कबीला 5 भागों में बट गया। इनमें कोई चाउ आंग शाखा ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। तो याद रखिएगा, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो चाउ आंग शाखा ने। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। कुजुल कटफिसस प्रथम जो है दोस्तों, यह कुषाण वंश का प्रथम शासक था। इसके प्रारंभिक सिक्कों पर यूनानी राजा हर्मियस की आकृति उत्कीर्ण है, जिससे सिद्ध होता है कि यह पहले हर्मियस के अधीन था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने रोमन सिक्कों की नकल पर तांबे के सिक्के ढलवाए तथा महाराजाधिराज एवं धर्मथित की उपाधि धारण की। ये सिक्के द्विलिपिक यानी यूनानी व खरोष्टी में थे। ठीक है, द्विलिपि 2 लिपियों से बने थे इनके सिक्के, मतलब सिक्के नहीं बने थे, मतलब लिपि अंकित था उस पर। ठीक है, आगे देखते हैं। वेब कडफिसस द्वितीय के नाम से भी विम कडफिसस जाना जाता था। सर्वप्रथम इसने ही भारत में कुषाण वंश की वास्तविक सत्ता स्थापित की। विम ने बड़ी मात्रा में सोने एवं तांबे के सिक्के चलवाए। विम शैव मत का अनुयायी था। इसके सिक्कों पर ही सर्वप्रथम शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे। कुषाणों में भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कडफिसस ने ही चलाए थे। यवन शासक एजेज द्वितीय की चांदी की मुद्राओं में मिलावट एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ती स्वर्ण मुद्दों की साख के कारण विम कडफिसस को स्वर्ण मुद्राएं जारी करने के लिए प्रेरित किया। वेदी पर यज्ञ में लगे राजा की आकृति वाले सिक्के भी सबसे पहले विम कडफिसस ने ही चलाए थे। ठीक है, आगे। मथुरा के माठ से सिंहासन पर विराजमान विम कडफिसस की मूर्ति मिली है। आगे दोस्तों, हम लोग कुषाण वंश में कनिष्क प्रथम को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कनिष्क प्रथम 78 ईस्वी से 101 ईस्वी। ठीक है, कनिष्क महानतम कुषाण शासक था जो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा एवं देवपुत्र की उपाधि धारण की। कनिष्क प्रथम को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कंकाली टीला अभिलेख जो मथुरा में है में कनिष्क को महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क कहा गया है। उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत के नाम से प्रसिद्ध है। कनिष्क के साम्राज्य की प्रथम राजधानी पेशावर या पुरुषपुर, जिसे हम पुष्प कलावती चार सिद्धा भी कहते हैं, तथा दूसरी राजधानी उसकी थी जो वो मथुरा थी। ठीक है, आगे। राजतरंगिणी में उल्लेख है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। आगे। कनिष्क ने तक्षशिला में सिरमुख नामक स्थान पर एक नए नगर का निर्माण किया। आगे। हिंसाग ने पुरुषपुर में कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क विहार को देखा था। कनिष्क ने पेशावर में स्तूप का निर्माण किया। पुरुषपुर पेशावर स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण वास्तुकार अंगिलस ने किया। यह पहला चैत्य है जिसमें लोहे के छत्र का प्रयोग हुआ है। श्रीधर्म पिटक निदान सूत्र के चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा अनोखा मुर्गा प्राप्त किया। ठीक है, आगे। मथर राजनीतिज्ञ एवं एजिशिलाओस ग्रीक इंजीनियर कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे बौद्ध विद्वान तथा प्रसिद्ध चिकित्सक चरक रहता था। आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता की रचना चरक ने की। चरक कनिष्क का राज्य वैद्य था एवं चरक काय चिकित्सा के प्रेरणता थे। ठीक है, आगे देखते हैं।
माध्यमिक दर्शन के आचार्य नागार्जुन ने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की। नागार्जुन विदर्भ का रहने वाला ब्राह्मण था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, मात्रचेट व संघरच अन्य विद्वान थे। संघरच कनिष्क का पुरोहित था। मात्रचेट ने अर्ध शतकम ग्रंथ लिखा था। चीन के साथ युद्ध। दोस्तों आइए देखते हैं। कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास दूत भेजकर हान वंशीय राजकुमारी से विवाह की मांग की, जिसे ठुकरा दिया गया। बाद में कनिष्क चीनी सेनापति पांचाओ से पराजित हो गया, मतलब कनिष्क हार जाता है। आगे, कनिष्क ने उत्तर को छोड़कर अन्य सभी दिशाओं को जीत लिया। बाद में पांचाओ के उत्तराधिकारी को हराकर चीनी शासक से आगे देखते हैं क्या क्या जीता था। खोतान, कासगर व यारकंद छीने। ठीक है, कनिष्क ने प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं चौथी बौद्ध संगति। चलिए आइए देखते हैं चौथी बौद्ध संगति। पारसव कनिष्क के राजगुरु थे। पारसव की सलाह से ही कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति की गई। ठीक है, आगे, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि अश्वघोष थे, जिन्हें विशेष रूप से साकेत से बुलाया गया था। आगे, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध ग्रंथों पर जो टीकाएं लिखी गईं उन्हें विभाषा शास्त्र कहा जाता है। विभाषा शास्त्र की रचना जो है दोस्त वसुमित्र ने की थी। ठीक है, कनिष्क के अभिलेख आइए देखते हैं। कनिष्क के कुल 12 अभिलेख प्राप्त होते हैं। कितने? 12, जिनमें प्रमुख निम्न हैं। पहला दोस्तों तक्षशिला चीर स्तूप लेख। यह शासन के प्रथम वर्ष का लेख है। 78 ईस्वी में का है। ठीक है, इसे धर्मराज का स्तूप भी कहते हैं। आगे है रबातक अभिलेख। ठीक है, आइए रबातक अभिलेख देखते हैं। आइए हम लोग रबातक अभिलेख देख लेते हैं। यह 1993 ईस्वी में अफगानिस्तान में बघलान प्रांत में सुर्ख कोटल के पास रबातक नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। बैक्टीरियन भाषा एवं ग्रीक लिपि में कुषाणों की वंशावली देने वाला यह प्रथम अभिलेख है। इसमें 6 नगरों पाटलिपुत्र, चंपा, कौशाम्बी, साकेत, उज्जैन, कौंडिय का उल्लेख है। कैंडी बोल देते हैं कौंडी को। चलिए आगे, राज्यारोहण के समय कनिष्क ने जो नवीन संवत चलाया उसका इसमें उल्लेख है। ठीक है, किसमें? रबातक अभिलेख में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों, रबातक अभिलेख कनिष्क एवं कड़फिसेस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करता है। आगे, सारनाथ एवं कौशाम्बी अभिलेख। चलिए देखते हैं। शासन के तीसरे वर्ष का 81 ईस्वी में ये जो है अभिलेख था। इस अभिलेख का क्या बोलते हैं, आगे है इसके पॉइंट्स। सारनाथ अभिलेख से कनिष्क के मथुरा के महाक्षत्रप खरपल्लान व वाराणसी के क्षत्रप वनस्पर का नाम मिलता है। आगे, उत्तर पश्चिम में लल्ल तथा लाइक उसके क्षत्रप थे। आगे, सुई विहार एवं जैदा अभिलेख तथा मणिकयाल बौद्ध स्तूप लेख कनिष्क के बारे में जानकारी देते हैं। सिक्के एवं मूर्तियाँ। ठीक है, इन्हें देखते हैं। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी भाषा में मीरो यानी सूर्य, मेओ यानी चंद्र, शिव आदि अंकित हैं। कुछ सिक्कों में शिव के हाथ में त्रिशूल व डमरू और नाना सुमेरियन मात्र देवी। ठीक है, ओएसो भारतीय देव शिव का अंकन है। याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, कनिष्क ने यूनानियों द्वारा प्रारंभ द्विभाषी एवं द्विलिपि सिक्के बंद करवा दिए। मानव के रूप में बुद्ध की आकृति का अंकन सर्वप्रथम कनिष्क की मुद्राओं पर हुआ है। कनिष्क के कुछ सिक्कों पर प्रभामंडल युक्त बुद्ध की खड़ी प्रतिमा एवं नीचे यूनानी लिपि में बुद्ध खुदा हुआ है। कुछ तांबे के सिक्कों पर शाको मोनो बुद्ध खुदा हुआ है। आगे, कुछ सिक्कों पर यूनानी देवताओं की आकृतियां अंकित हैं। ठीक, आगे दोस्त, सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर है। कनिष्क के सिक्कों पर अतस का चित्रांकन है। ठीक है, कनिष्क की शैल प्रतिमाएं जो है वह सुर्ख कोटल जो कि अफगानिस्तान में है एवं सिर विहीन या कबंध मूर्ति माठ जो कि मथुरा में है से मिली है। आगे दोस्तों, शाहजी की डेरी यानी पेशावर से कनिष्क चैत्य के अवशेष मिले हैं। यहाँ सॉरी दोस्तों, ये रोटेट हो गया, कोई नहीं।
देख लेते हैं। यहाँ धातु मंजूषा में बुद्ध की ब्रह्मा एवं इंद्र के साथ आसनस्थ आकृतियां हैं। ठीक है, आगे सिरकप यानी तक्षशिला, सिरकप जो है तक्षशिला में है, के पास सबसे बड़ा अर्धचंद्राकार स्तूप खोजा गया है। वासिष्क यह कनिष्क के बाद शासक बना। इसने कश्मीर में जुस्कपुर नगर की स्थापना की। हुविस्क देखते हैं। हुविस्क का जो समय है दोस्तों 106 ईस्वी से 138 ईस्वी। हुविस्क इसके समय कुशाण सत्ता का केंद्र पेशावर से मथुरा हो गया। हुविस्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि देवताओं तथा सर्वप्रथम श्रृंग धारण किए उमा की आकृतियों का अंकन है। हुविस्क ने चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलाए। हुविस्क के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। आगे इसकी मुद्राओं पर ही सर्वाधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन है। साथ ही ईरानी यानी पारसी देवता आहुर मजदा का अंकन भी कुछ सिक्कों पर मिलता है। उमा एवं पाशुपत धर्म का प्राचीनतम अंकन हुविस्क की मुद्राओं पर ही हुआ है तथा कार्तिकेय और हरिहर का भी अंकन है। हुविस्क के मथुरा लेख से ज्ञात होता है कि श्रेणियां बैंक का कार्य करती थी। इसमें आटा पीसने वाली श्रेणी का उल्लेख है। आगे वासुदेव प्रथम देखते हैं दोस्तों। चलिए, कनिष्क कुल का अंतिम महान शासक जो था वासुदेव प्रथम 192 ईस्वी से 232 ईस्वी तक था। वासुदेव प्रथम कुषाण शासक था जिसका नाम भारतीय देवताओं पर था। वासुदेव के स्वर्ण व ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्कों पर शिव व उमा का चित्र है। एक सिक्के पर शिव का हाथी के साथ भी चित्रण है। कुषाणों ने भारत में सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं निर्मित कराए थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे दोस्तों, प्रथम बार स्वर्ण मुद्रा इंडो ग्रीक शासकों ने तथा वृहद स्तर पर मतलब बहुत अधिक मात्रा में कुषाणों ने चलाए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है दोस्तों गुप्तों ने चलाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? तो गुप्तों ने चलाया था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आए तो कुषाणों ने। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ये रोटेशन वाला प्रॉब्लम है, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे, कुषाण शासकों के सोने व तांबे के सिक्के बहुतायत से मिलते हैं, लेकिन विमकटफिसस व हुविस्क का एक एक चांदी का सिक्का भी प्राप्त हुआ है। कनिष्क द्वितीय ने रोमन राजाओं की उपाधि सीजर एवं कैसर उपाधि कनिष्क द्वितीय ने रोमन राजाओं की उपाधि सीजर एवं कैसर उपाधि, ठीक है, कैसर दोस्तों ऐसा लिखा है कि लग रहा है कैंसर पढ़ देंगे। ठीक है, सीजर एवं कैसर उपाधि धारण की। ठीक है, आगे देखते हैं। कनिष्क द्वितीय के आरा पाषाण लेख जो कि खरोष्टी भाषा में है, में कनिष्क द्वितीय को महरजस रजतीरज देवपुत्रस कैसरस कहा गया है। ठीक है, कैसर यानी सीजर की उपाधि धारण करने वाला कनिष्क द्वितीय पहला शासक था। आगे, वासुदेव द्वितीय 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तथा अंतिम कुषाण शासक था। ठीक है, याद रखिएगा, वासुदेव द्वितीय जो था वो अंतिम कुषाण शासक था। आगे, ईरान के ससैनियन शासकों ने इसे पराजित कर कुषाण वंश का अंत किया। ससैनियन यानी ईरानी शासकों ने वासुदेव के शिव व नंदी प्रकार के सिक्कों को ग्रहण किया है, जिन्हें ससैनियन कुषाण सिक्के कहा जाता है। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कुषाण शासन एवं कला, मतलब कुषाण का शासन और उनका कला क्या था, ये देखते हैं। कुषाण शासक शाही एवं सहानुशाही की उपाधि धारण करते हैं। कुषाणों ने भारत में द्वैध शासन एवं संयुक्त शासन की प्रणाली शुरू की। उन्होंने चीनी सम्राटों की उपाधि स्वर्गपुत्र के अनुकरण पर देवपुत्र की उपाधि धारण की। सर्वप्रथम देवपुत्र की उपाधि कनिष्क प्रथम ने धारण की थी। आगे, उन्होंने रोमन सम्राटों के अनुकरण पर देवकुल की स्थापना की, जो मंदिर की तरह ही था, जहां कुषाण सम्राटों की मूर्ति रखी जाती है। माठ यानी मथुरा, सुरखकोटल अफगानिस्तान, खलयान सियालकोट से देवकुल मिले हैं। आगे, अक्षय नेवी जो कि न्यास संपत्ति कहा जाता है, अक्षय नेवी को, का प्रारंभ भी कुषाणों के समय में हुआ था। ख्वारिज्म के टोपरक कला से विशाल कुषाण प्रासाद खुदाई में निकला है, जिसमें एक प्रशासनिक अभिलेखागार था, जहां अरेमाइक लिपि व ख्वारिज्मी भाषा में लिखे पूरा लेख व दस्तावेज रखे हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कुषाण लेखों में दंडनायक व महादंडनायक जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। संभवतः वे सैनिक अधिकारी थे। मथुरा लेख के अनुसार कुषाण काल में ग्रामों का शासन ग्रामिक द्वारा चलाया जाता था। आगे,
कुषाण काल बड़े स्तर पर सांस्कृतिक सम्मिश्रण का काल था। गांधार एवं मथुरा कला तथा सिक्कों से सांस्कृतिक सम्मिश्रण का पता चलता है। लाल बर्तन कुषाणों का प्रमुख मृत भांड था। आगे, भारत में चमड़े के जूते बनाने, लंबे कोट पहनने व पतलून बनाने का प्रचलन जो है वो कुषाण काल में ही दोस्तों शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। कुषाण सिक्कों में शासकों को लंबा कोट, पतलून व जूते पहने दिखाया गया है। आगे, कुषाणों ने लगाम एवं जिन का प्रयोग प्रचलित किया। शकों एवं कुषाणों ने पगड़ी, टोटी, सिर सत्राण एवं भारी बूट चलाए। इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर एवं बिहार में चिरांद से बहुत सी कुषाणकालीन ईंट निर्मित संरचनाएं मिली हैं। कुषाणों ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए हैं। आगे देखते हैं, कलिंग का राजा खारवेल। ठीक है, आइए देखते हैं। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख उदयगिरी पूरी उड़ीसा की पहाड़ियों से मिला है। खारवेल चेती यानी चेदी वंश का शासक था, जिसका प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में उदय हुआ। इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। महामेघवाहन चेदी वंश का प्रथम शासक था। खारवेल दूसरा व महाराज कुदेव तीसरा शासक था। पातालपुर गुहा लेख महाराज कुदेव का है। आगे देखते हैं दोस्तों, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख उसके शासन के 13वें वर्ष की घटनाओं की क्रमबद्ध प्रशस्ति है। हाथी गुफा में खारवेल को राजर्षि, कलिंगाधिपति, भिक्षु सम्राट, धर्मराज कहा गया है। पहले वर्ष 5 लाख मुद्राएं खर्च करके खारवेल ने अपनी राजधानी कलिंग का निर्माण किया। शासन के दूसरे वर्ष इसने दक्षिण में मुसीक नगर, जिसे हम कन्नवेड़ा भी बोलते हैं, कन्नवेड़ा नदी बोलते हैं मुसीक नगर को, तक आतंक मचाया। उस समय वहाँ का शासक जो था वो सातकर्णी प्रथम था। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथे वर्ष जैन तीर्थ विद्याधर की रक्षा के लिए भोजकों तथा रठिकों के विरुद्ध अभियान कर उन्हें परास्त किया था। खारवेल अपने शासन के 5वें वर्ष में तनसूली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया। इस नहर का निर्माण जो है वह 300 यानी तिवसत वर्ष पूर्व नंद राजाओं ने करवाया था। यानी 300 वर्ष पूर्व किसने करवाया था? नंद राजाओं ने। याद रखिएगा। 8वें वर्ष उत्तर भारत में गोरखगिरी पर्वत को पार कर यवन राजा दिमिति को पराजित किया। आगे 9वें वर्ष उत्तरी भारत की विजय के उपलक्ष्य में 38 लाख रुपए खर्च करके प्राची नगर के दोनों किनारे महाविजय प्रासाद बनवाए। 10वें वर्ष गंगा घाटी पर आक्रमण किया गया। आगे शासन के 11वें वर्ष में खारवेल ने दक्षिण भारत के तमिल देश संघ त्रामीर देश संगठन को पराजित किया। यह तमिल प्रदेश के 3 राजाओं का संघ था तथा पिथुंड नगर को ध्वस्त किया गया। आगे दोस्तों देखते हैं। 12वें वर्ष उत्तर भारत के सैन्य अभियान में मगध नरेश बहस्ती मित्र को परास्त किया तथा कलिंग की जिन प्रतिमा जिसे 300 वर्ष पूर्व नंद शासक मगध ले गया था को लेकर अपनी राजधानी वापस लौट गया। आगे 12वें वर्ष दूसरे अभियान में पांड्यों की राजधानी पर जल एवं थल मार्ग से आक्रमण किया। यह उसका अंतिम सैन्य अभियान था। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में उसने उदयगिरी में 19 व खंडगिरी में 16 सहित कुल 35 गुफाओं का निर्माण जैन भिक्षुओं के आवास हेतु करवाया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। करवाया। आगे उदयगिरी में रानी गुम्फा व खंडगिरी में अनंत गुफा की गुफाओं में उत्कीर्ण भित्ति चित्रकला की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। उदयगिरी में रानी गुम्फा के अलावा गणेश हाथी स्वर्गपुरी गुफा भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। खारवेल जैन धर्मावलंबी था तथा संगीत में बहुत रुचि रखता था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी का हाफ पेज आगे है दोस्तों हमारा मौर्योत्तर कालीन समाज, इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तो हमें क्या पढ़ना था? मौर्योत्तर कालीन समाज। ठीक है, चलिए इसी को देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मौर्योत्तर कालीन समाज। चलिए, मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक संख्या में विदेशियों का आत्मसातीकरण हुआ। विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप वर्ण धर्म का पालन कठिन हो गया। तब स्मृतियों में वर्ण धर्म के पालन से विचलन को उचित ठहराने के लिए आपद्ध धर्म का सिद्धांत दिया। आगे दोस्तों, स्मृति ग्रंथों में या स्मृतियों में
आपद धर्म शब्द का आशय है विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लोगों द्वारा अन्य वर्णों के कर्म को अपनाना। आगे पाणिनि एवं पतंजलि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। पहला दोस्तों निर्वसित जो कि नगर से बाहर रहने वाले थे, उन्हें निर्वासित कहते थे। दूसरा दोस्तों अनिर्वासित, मतलब नगर की सीमा में रहने वाले जो भिखारी थे। हम सही बोल रहे हैं, माफ़ करिएगा दोस्तों, भिखारी हम बोल रहे हैं, नींद में हम भी क्या बोलते जा रहे हैं, चलिए क्षमा करिएगा दोस्तों। निर्वासित मतलब जिन व्यक्तियों को नगर से बाहर रखा जाता था, ठीक है, वो निर्वासित थे। और जो अनिर्वासित थे दोस्तों, जो नगर की सीमा के अंतर्गत रहते थे, अंदर रहते थे, जैसे दोस्तों यवन और शक थे, ठीक है, इन लोगों को अनिर्वासित श्रेणी में रखा गया था, उन्हें नगर के अंदर ही रखा जाता था, ठीक है। यही है अनिर्वासित मतलब, नगर की सीमा में रहने वाले यवन एवं शकों को अनिर्वासित श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। ये वर्ण से संबंधित है दोस्तों, ऐसे वर्ण के व्यक्ति थे। चलिए आगे देखते हैं। इस काल में स्मृतियों की रचना हुई थी। मनु के अनुसार दोस्तों शूद्र का कार्य 3 अन्य वर्णों की सेवा करना था। आगे विदेशी आक्रमणों की वजह से परंपरागत वर्ण व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया तथा अनिगमत वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हुई। मनु स्मृति में 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख है। कितने दोस्तों? 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख है, याद रखिएगा। आगे मनुस्मृति में कहा गया है कि पवित्र धार्मिक संस्कारों तथा ब्राह्मणों की अवहेलना करने के कारण कि यवन, शक, पहलव आदि जातियां जो है वह धीरे धीरे शूद्रों की श्रेणी में गिर गईं। आगे भगवत पुराण में कहा गया है कि ये जातियां विष्णु पूजन से पवित्र हो जाती हैं। महिलाओं की माँ के रूप में पूजा होती थी उस टाइम, ठीक है। आगे मनुस्मृति में विधवाओं के मुंडन की स्तुति की गई है। मनु ने कहा यत्र नार्यस्यु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। याद रखिएगा, कोटेशन मनु का है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा मिलती है। मनु ने नियोग को पशु धर्म कहा है। पशु के अनुसार जिस स्त्री को पति ने छोड़ दिया हो या जो विधवा हो गई हो, यदि वह अपनी इच्छा से दूसरा विवाह करे तो वह पुनर्भू तथा उसकी संतान जो है वह पुनर्भव कहलाती है, ठीक है। आगे ब्राह्मण पुत्र एवं वैश्य माता से उत्पन्न संतान जो है वह अनुलोम विवाह के अंतर्गत आता है, जिसे हम अम्बष्ट कहते हैं, एवं उसकी वृत्ति चिकित्सक की कही गई है। उसकी वृत्ति जो है चिकित्सक की कही गई है। आगे दोस्तों आगे जो है ब्राह्मण माता एवं शूद्र पिता से उत्पन्न संतान जो है उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं, जिसे हम लोग चंडाल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चंडाल शब्द से दोस्तों याद आया कि हमारा जो क्षमा करिएगा दोस्तों, जो हमारा मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसे भी हम बहुत लोग जो है, बहुत राइटर जो है उसे निम्न कुल का मानते थे, शूद्र मानते थे, ठीक है। और उन्हीं का जो पोता था अशोक की जो दोस्त माता थी वो ब्राह्मण कुल से थी शायद, और उनके पिता बिंबिसार जो थे दोस्तों, आपको पता ही है, जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है निम्न कुल के हैं तो उनके बेटे भी तो निम्न कुल के होंगे ना, तो इसीलिए जो अशोक उनसे उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो अशोक जो था दोस्तों वो चंडाल कहलाता था, उसको चंडाल कहता था। सुसीम जो था ना उसका चचेरा भाई नहीं दोस्तों, उसी के पिता का जो पुत्र था सुसीम, बड़ा भाई था उसका, तो वही उसको चंडाल कहता था। चलिए कोई बात नहीं, हालांकि मैंने एक सीरियल में देखा था, अशोका सीरियल में, तो उसी से मैंने आप लोगों को बताया है कुछ। चलिए आगे देखते हैं। चंडाल कहलाई एवं उसकी वृत्ति जो है विधिक या शवदाह करना मानी गई। आगे नियोग से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता था। अविवाहित लड़की के पुत्र को सहोदर कहा जाता था। आगे घर में रहने वाली कन्या या दासी से उत्पन्न पुत्र को कालीन कहा जाता था। विधि अनुसार समान वर्ण में विवाह से उत्पन्न पुत्र को दोस्तों औरस कहा जाता था। औरस पुत्रों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुत्र होता था, ठीक है। आगे देखते हैं, याद रखिएगा, औरस जो है सर्वश्रेष्ठ पुत्र है। आगे दोस्तों स्मृतिकारों ने शक, पहलव, यवन व कुशाणों को निम्न कोटि का क्षत्रिय माना है तथा उन्हें व्रात्य क्षत्रिय यानी पतित क्षत्रिय कहकर वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया है, ठीक है। आगे कौटिल्य ने चांडाल के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ण संकर जातियों को शूद्र माना है। आगे प्रारंभिक स्मृतिकारों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दिया गया व स्पर्श किया गया अन्न किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है। सही पढ़ रहे हैं ना। प्रारंभिक स्मृतिकारों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दिया गया व स्पर्श किया गया अन्न जो है किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे दोस्तों मौर्योत्तर काल में अधिकतर शिल्पी शूद्र
वर्ण में ही आते थे, किंतु उनके धन एवं प्रतिष्ठा में अब वृद्धि हो गई। इस प्रकार वैश्य एवं शूद्रों के बीच अंतर कम हो गया था। मौर्योत्तर काल में सती प्रथा नहीं थी एवं बाल विवाह होता था। आगे दोस्तों कला देखते हैं, इसमें कला क्या सा था। ठीक है, मौर्योत्तर काल में कला को प्रेरणा बौद्ध धर्म एवं यूनानी प्रभाव से मिली। हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं। ठीक है, भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। आगे मूर्ति कला की दो शैलियाँ विकसित हुई। कौन कौन सी दोस्तों, आइए देखते हैं। मूर्ति कला की दो शैलियाँ विकसित हुई। पहला दोस्तों गांधार कला शैली, दूसरा मथुरा कला शैली। ठीक है, आइए देखते हैं। गांधार कला शैली को इंडो ग्रीक या ग्रीक बुद्धिस्ट यूनानी बौद्ध कला कहा जाता है। इसका विकास जो है कुषाण काल में हुआ था। इस कला की विषय वस्तु बौद्ध, किंतु निर्माण का ढंग जो है दोस्तों वह यूनानी था। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधार कला के केंद्र बामियान, स्वात घाटी, नगरहार, तक्षशिला, कपिशा, हुंडा आदि थे। ठीक है, बामियान को गांधार कला का खजाना कहते हैं। गांधार कला को नग्न कला भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे गांधार शैली में काले रंग के स्लेटी पत्थर का प्रयोग हुआ है, जबकि मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। गांधार शैली में बुद्ध का मुख ग्रीक देवता अपोलो से मिलता है। कुषाण काल की गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों के प्रभामंडल की शुरुआत हुई। ठीक है, आगे गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण जो है वह निर्माण हुआ। ठीक है, निर्माण हुआ है। गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। आगे बोधिसत्व की मूर्तियों में सर्वाधिक मैत्रेय की है। ठीक है, अधिक से अधिक मित्रता की है। आगे देखते हैं दोस्तों, मथुरा शैली देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं मथुरा शैली। गांधार व मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा व वरद मुद्रा में मूर्तियों का निर्माण हुआ है। आगे बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण जो है वह मथुरा शैली में हुआ। ठीक है, मथुरा शैली कहाँ हुआ था? मथुरा शैली में। यह शैली जो है दोस्तों प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा में प्रारंभ हुई है। आगे ब्राह्मण धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों का प्रथम निर्माण जो है दोस्तों वह प्रथम निर्माण कहाँ हुआ है देखते हैं। प्रथम निर्माण जो है वह मथुरा शैली में हुआ है। इसमें नग्नता का अभाव है। इस कला में बुद्ध के पीछे प्रभामंडल है। आगे देखते हैं। मथुरा शैली हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित शैली है। ठीक है, तीनों धर्म से संबंधित शैली है। ये बार बार रोटेट हो जा रहा है, क्षमा करिएगा दोस्तों। शैली है, कहाँ गया? संबंधित शैली है। लोक अभिरुचियों यक्षिणी की मूर्तियाँ भी मथुरा शैली में बनी हैं। इसमें पान गोष्ठी यानी आस वपाई के दृश्य भी मिले हैं। आगे दोस्तों, आगे मथुरा शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता है। इस शैली का सर्वाधिक विकास जो है गुप्त काल में हुआ। ठीक है, मथुरा कला शैली विशुद्ध भारतीय है। आगे मथुरा कला शैली आदर्शवादी व गांधार शैली यथार्थवादी है। गांधार व मथुरा शैली में अंतर यह है कि गांधार कला में शरीर रचना संबंधित विवरणों तथा शारीरिक सौंदर्य पर बल दिया गया है, जबकि मथुरा शैली में मूर्ति को पवित्र आध्यात्मिक भावना देने का प्रयत्न किया गया है। आगे इस समय के कला स्मारक, स्तूप, चैत्य एवं विहार हैं। कार्ले का चैत्य सातवाहन कालीन है तथा यह गुहा कला का प्राचीनतम श्रेष्ठ उदाहरण है। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का भारत में सबसे बड़ा संग्रह है। आगे आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले के थेलसवरम नामक स्थान से मूर्तियां व उनके निर्माण के सांचे सबसे अधिक मिले हैं, जो कुषाण सातवाहन कालीन है। ठीक है, आगे हैदराबाद के पास कौंडापुर से भी ऐसे सांचे पाए गए हैं। आगे दोस्तों हम लोग धर्म देखते हैं। मौर्योत्तर काल में अवतारवाद की शैशवावस्था भागवत धर्म का अंग बन गया। हालांकि इसका पूर्ण विकास जो है गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म का काफ़ी विकास हुआ है। वैदिक देवताओं के स्थान पर नवीन देव वर्ग का उदय हुआ, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति बहुत विख्यात है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के घोसुंडी वेदिका लेख में वासुदेव संकर्षण, जो कि वासुदेव कृष्ण थे दोस्तों, और संकर्षण बलिराम थे, जो कि शेषनाग के अवतार थे। ठीक है, और रामायण में दोस्तों राम और
लक्ष्मण की जोड़ी जो है वो वासुदेव और संकर्षण की जोड़ी थी। ठीक है, याद रखिएगा। वासुदेव एवं संकर्षण की मूर्ति जो है, मूर्ति की पूजा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है किसमें? घोसुंडी वेदिका में। याद रखिएगा। आगे दोस्तों, राजस्थान में भागवत धर्म की जानकारी घोसुंडी नगरी चित्तौड़गढ़ अभिलेख से मिलती है। क्षत्रप सोडास के मोराकूप लेख में पंचवीरों की प्रतिमा व उनके मंदिर का उल्लेख हुआ है। क्षत्रप सोडांस के अभिलेख में वासुदेव मंदिर के प्रवेश द्वार के निर्माण का उल्लेख है। विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। भागवत धर्म भी विदेशियों में प्रसिद्ध था। आगे हेलियोडोरस, आगे दोस्तों हेलियोडोरस का बेसनगर यानी विदिशा अभिलेख व मोराकूप अभिलेख भागवत धर्म की प्रसिद्धि को सिद्ध करते हैं। कुषाणों के विरुद्ध अपनी विजय के उपलक्ष्य में भारशिव नागों ने वाराणसी में 10 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। इसी से वह स्थान आज भी दशाश्वमेध यज्ञ के नाम से विख्यात है। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर कालीन प्रशासन। ठीक है, इसे देखते हैं हम लोग, मौर्योत्तर कालीन प्रशासन। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। सातवाहन शासन मौर्य प्रशासन से प्रभावित था। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों व श्रमणों को करमुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की। अभिलेखों में भूमि अनुदान का प्रथम उल्लेख जो है सातवाहन अभिलेख में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। आगे बाद में अनुदानित भूमि पर से राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण भी दानग्राही को सौंपा गया। इससे विकेंद्रीकरण की प्रथा को बढ़ावा मिला व केंद्रीय सत्ता क्षीण हुई। आगे है, इस विकेंद्रीकरण को नियंत्रण में रखने हेतु राजतंत्र को दैवीय रूप देने की कोशिश की गई। गौतमीपुत्र सातकर्णी की तुलना कई देवताओं से की हुई है। ठीक है, की गई है। आगे शक व पार्थियन शासकों ने संयुक्त शासन की प्रथा शुरू की। इसमें युवराज राजा के काल में ही सत्ता में बराबर भागीदार होता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, भागीदार होता था। आगे है, शक कुषाण काल से प्रशासन में सामंतीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। आगे सर्वप्रथम अश्वघोष, जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में थे, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में सामंत शब्द का प्रयोग जागीरदार अधीनस्थ शासक के लिए किया है। आगे कौटिल्य ने सामंत शब्द का प्रयोग स्वतंत्र पड़ोसी के रूप में किया है। रामशरण शर्मा ने सर्वप्रथम यह मत प्रतिपादित किया कि यूरोपीय सामंतवाद के अनुरूप भारत में भी सामंतवाद था। आगे दोस्तों, सर्वप्रथम मार्क्सवादी डी.डी. कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास में सामंतवाद का जिक्र किया है। मौर्योत्तरकालीन व्यापार, चलिए आइए इसे देखते हैं, मौर्योत्तरकालीन व्यापार। ठीक है, तो हम कहाँ थे? मौर्योत्तरकालीन व्यापार। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के उदय से भी व्यापार बढ़ा, क्योंकि रोमन साम्राज्य विलासिता के सामान का बड़ा ग्राहक बन गया। यद्यपि मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण व सामंतवाद को बढ़ावा मिला, किंतु आर्थिक गतिविधियों व व्यापार वाणिज्य के विकास की दृष्टि से यह युग जो है दोस्तों अत्यधिक उन्नति का था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। इस समय दोस्तों कुषाण साम्राज्य के अधीन मध्य एशिया तक के प्रदेश थे तथा चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाले सिल्क मार्ग पर भी कुषाणों का नियंत्रण था। अतः भारत का मध्य एशिया व पाश्चात्य विश्व से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। आगे कुषाण शासकों को सिल्क मार्ग पर नियंत्रण से भारी आय हुई। आगे अवदान शतक से कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, कालीन व्यापार की जानकारी मिलती है। कुषाणों ने स्वर्ण सिक्कों का नियमित रूप से प्रचलन कराया। गला बैठ गया दोस्तों। ईसा की पहली सदी में 46 ईस्वी में हिप्पोलस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की खोज की। इसने समुद्री व्यापार को अधिक आसान कर दिया। मानसून अरबी भाषा में दोस्तों देखते हैं, मानसून अरबी भाषा में शब्द जो है इसका मौसीम से बना है। ठीक है, मौसीम शब्द से जो है दोस्तों अरबी भाषा के मौसीम शब्द से मौसम बना है। ठीक है, या मानसून बना है, मानसून बना है, याद रखिएगा। यह मानसूनी हवाएं जो है दोस्तों वह जुलाई माह में चलती थी। दीर्घनिकाय व जातकों के अनुसार कच्छ की खाड़ी में स्थित रोरुक भी महत्वपूर्ण बंदरगाह था। आगे पूर्वी तट के बंदरगाह घंटसाल कंठकोशिल आंध्र तट का बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति पूर्वी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। गंभीर, सेरिया, करम्बिया, कोदूर,
अलोशिगे अन्य बंदरगाह थे। आगे दोस्तों देखते हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह। पटाला जो कि सिंध में था, सेमुल्ला जो कि चौल में, बरबारिकम जो है दोस्तों वो सिंधु नदी के मुहाने पर था, पर बारिकम, और बेरी गाजा जो है दोस्तों वो भड़ौच या भृगु कच्छ में था। ठीक है, आगे सोपारा सबसे प्राचीन बंदरगाह एवं कल्याण सबसे बड़ा बंदरगाह था। ये दोनों पश्चिमी तट पर थे। आगे पेरिप्लस सोपारा को सुपर, कल्याण को कालीन, ताम्रलिप्ति को गंग तथा मसूलीपट्टनम को मसालिया कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रतिष्ठान यानी पैठन प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। ईसा की प्रथम शताब्दी में अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा लिखी पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक में भारत रोम व्यापार का वर्णन है। पेरिपल्स का अर्थ है यात्री पुस्तिका तथा एरिथियन सी का अर्थ है दोस्तों लाल सागर। पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी में लाल सागर से भारत तक समुद्री यात्रा का वर्णन है। पेरिपल्स ने दक्षिणापथ में संगम कालीन दो महत्वपूर्ण अंतरराज्य बाजारों का उल्लेख किया है। ये हैं प्रतिष्ठान एवं तगर। ठीक है, पेरिपल्स के अनुसार पश्चिमी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बेरी गांजा यानी भृगु कच्छ था। पेरिपल्स में भारत से पाश्चात्य जगत को निर्यात होने वाली वस्तुओं की विस्तृत सूची मिलती है। पेरिपल्स के अनुसार भारत से रोम में रेशमी वस्त्र, गोल मिर्च, हाथी दांत, मोती आदि निर्यात किए जाते थे। पेरिपल्स के अनुसार फारस की खाड़ी से भृगु कच्छ में दासों का निर्यात किया जाता था। इथियोपिया में भी कुछ कुषाण शासकों के सिक्के मिले हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत से मिस्र को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील व बहुमूल्य लकड़ी प्रमुख थी। रोम से भारी मात्रा में सोना निर्यात किया जाता था, जिसके लिए 77 ईस्वी में प्लिनी दुख प्रकट करता है। क्या कहता है ये देखते हैं। रोम प्रतिवर्ष भारत के विलासिता की सामग्रियां मंगाने के लिए 10 करोड़ सेस्टर्स 10 करोड़ सेस्टर्स खर्च करता है। ठीक है, वहाँ की मुद्रा खर्च करता है। ये किसके अनुसार कहा गया था दोस्तों? वो प्लिनी के अनुसार कहा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे पहले 22 ईस्वी में रोमन सम्राट टिबेरियस ने भी इस मुद्दे पर रोमन सीनेट, ठीक है, किससे? रोमन सीनेट को शिकायत के रूप में सूचित किया कि रोमन सोना विदेशों में गोल मिर्च खरीदने में लुटाया जा रहा है। रोमन व्यापारी मसाले, हीरे व इस्पात खरीदने के लिए भुगतान स्वर्ण के रूप में करते थे। आगे, रोम से होने वाले भारी मात्रा में स्वर्ण प्रवाह को रोकने के लिए रोम को भारत के साथ होने वाले गोल मिर्च व इस्पात के व्यापार को रोकने के लिए कदम उठाने पड़े। आगे, दक्षिण भारत की गोल मिर्च पश्चिमी देशों में इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसका नाम जो है दोस्तों वह यवन प्रिय पड़ गया। ठीक है, गोल मिर्च को हम लोग दोस्तों एक नाम से और जानते हैं, क्या? यवन प्रिय, याद रखिएगा। ठीक है, यवन प्रिय जो है वो गोल मिर्च को बोलते हैं। आगे दोस्तों, एक सेकेंड, थोड़ा गला फंस रहा है, यवन प्रिय पड़ गया। ठीक है, आगे है मसाला व लोहे की वस्तुएं रोमन साम्राज्य को भेजे जाने वाली मुख्य वस्तुएं थीं। आगे है दक्षिण में सर्वाधिक सिक्के रोम के सम्राट अगस्टस और टिबेरियस के मिले हैं। ठीक है, अरिकमेडू एवं पेंडाबाकुंड से अगस्टस के सिक्के मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा हिचकी आ रहा है। 27 से 28 ईस्वी में रोमन सम्राट अगस्टस एवं 110 से 120 ईस्वी में रोमन सम्राट ट्राजन के दरबार में भारत से राजदूत भेजे गए। आगे दोस्तों, स्ट्रेबो के अनुसार किसी भारतीय राजा ने रोमन सम्राट अगस्टस के पास शिष्टमंडल भेजा था। आगे, शिष्टमंडल भेजा था। रोमन लोगों ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत से व्यापार आरंभ किया, अतः उनके सबसे ज़्यादा सिक्के दक्षिणी राज्यों में मिलते हैं। अरिकमेडू में खुदाई में रोमन व्यापारियों की ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों की रोमन बस्ती के अवशेष मिले हैं व बहुत से रोमन मृदभांडों के टुकड़े व रोमन सिक्के मिले हैं। आगे, रोमन साम्राज्य के रूलेटेड मृतभांड अरिकमेडू, शिशुपालगढ़, ब्रह्मगिरी, तामलुक, अमरावती से मिले हैं। अरिकमेडू को पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी में पेडोक नाम से संबोधित किया गया है। रोमन सम्राट ट्राजन ने मस्कट पर विजय प्राप्त कर फारस की खाड़ी का पता लगाया। काबुल के पास बेलग्राम से मिस्र, रोमन व सीरियाई बर्तन तथा
वस्तुएं मिली हैं। आगे तक्षशिला, तक्षशिला जो आधुनिक सिरकप पाकिस्तान से है, से रोमन सम्राट टिबोरियस के कुछ सिक्के व यूनानी रोमन वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। आगे मुद्राओं पर लेख लिखना व विनिमय में नियमित रूप से मुद्रा का प्रयोग मौर्योत्तर युग की सबसे बड़ी देन है। आगे है कुषाणों ने उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के चलाए। कुषाण शासकों ने दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा रोमन संपर्क के फलस्वरूप चलाई। दिनार गुप्त काल में अत्यधिक लोकप्रिय थी। ठीक है, आगे आगे देख लेते हैं। हाफ पेज इसका, अत्यधिक लोकप्रिय थी। आगे दोस्तों, कुषाण सातवाहन काल में नगरीकरण अपने चरम पर था, क्योंकि रोम साम्राज्य से व्यापार उन्नत अवस्था में था। रोमन साम्राज्य से व्यापार का अधिक लाभ जो है वो कुषाणों के बजाय सातवाहनों को मिलता है। बावेरू जातक के अनुसार भारतीय व्यापारी बेबीलोन जो कि पश्चिमी एशिया में था, बेबीलोन है को कौवे व मोर जैसे पक्षियों का निर्यात करते थे। इसी जातक में तट दर्शक पक्षियों का उल्लेख है जो जहाज के संकट में होने पर निकटवर्ती स्थल का पता लगाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनानी वनस्पति शास्त्री थ्रियोकाइटस ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द प्लांट्स में भारत के विविध पौधों और जड़ी बूटियों के औषधियों के रूप में प्रयोग का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं क्योंकि हिचकियाँ बहुत आ रही हैं। ठीक है, लग रहा है गला सूख गया है, तो 2 मिनट टाइम दीजिए दोस्तों। ठीक है, ताकि इस वीडियो को कंप्लीट किया जा सके, और थोड़ा पानी पी लेते हैं तो फिर एनर्जी भी आ जाएगा। प्लिनी व पेरिपल्स के अनुसार पांड्य देश में कौलची या काल के बंदरगाह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। सीप से मोती निकालने का काम अपराधियों से लिया जाता था। ठीक है, आगे दोस्तों, प्लिनी भारत के बहुमूल्य रत्नों की लंबी सूची देता है तथा भारत को बहुमूल्य रत्नों का एक बड़ा उत्पादक देश बताता है। दक्षिण भारत के प्रमुख बंदरगाहों में तोंडी जिसे हम टिड्डिस या मुसीरी जिसे हम मुजीरिस, पुहार, कोवेरीपत्तनम उसे कहते थे, और सालियूर या बंदर आदि थे। ठीक है, बंदर आदि थे। आगे प्लिनी के अनुसार सबसे बड़ा भारतीय जलयान 75 टन का था। उज्जैन उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम के व्यापारिक मार्गों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। उड़ीसा के तट पर फ्लूरो यानी पलूर नामक नगर था जिसकी पहचान दंतपुर से की गई है। कन्नड़ भाषी प्रदेश में बैजयंती का प्रसिद्ध बंदरगाह था। किसका? बैजयंती का प्रसिद्ध बंदरगाह था। ठीक है, आगे कश्मीर कौशल, विदर्भ और कलिंग हीरो के लिए विख्यात थे। मगध वृक्षों के रेशों से बने वस्त्रों के लिए तथा बंगाल मलमल के लिए प्रसिद्ध था। आगे है उद्योग एवं व्यवसाय। सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था। उरैयूर व अरिकमेड़ू सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, आगे मोटे वस्त्र उत्पादन के लिए प्रतिष्ठान एवं तगर प्रसिद्ध थे। तगर उरैयूर एवं अरिकामेडू से उत्खनन से ईंटों से बने रंगाई के होज यानी ब्रिक बिल्ड्स डाइंग वॉट मिले हैं। आगे दिव्यावदान में खालिक चक्र जिसे हम तेल फेंकने के कोल्हू कहते हैं, खालिक चक्र का उल्लेख है। सांची स्तूप लेख में दंतकार यानी हाथी दांत के शिल्पी का उल्लेख है जिसने उक्त स्तूप के लिए दान दिया है। ठीक है, जिसने उक्त स्तूप के लिए दान दिया था। आगे उज्जैन मन के बनाने का प्रसिद्ध केंद्र था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है करीमनगर के उत्खनन से लोहे का काम करने वालों की दुकानें मिली हैं। गांधार ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। जातकों में 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख किया गया है। दिग्निकाय में 24, महावस्तु में 36 तथा मिलिंदपन्हों में 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ मौर्य काल में शिल्पी राज्य के नियंत्रण में थे, वहीं मौर्योत्तर काल में वे स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। गुप्तकालीन शब्द कारवार का अर्थ चर्म कर्म का व्यवसायी था। गांधीकों के सिक्के कौसाम्बी के आसपास पाए गए हैं। मथुरा सटका या साटक नामक वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। पतंजलि इसका उल्लेख करता है। स्ट्रेबो के अनुसार किसी शिल्पी की आंख व हाथ को क्षति पहुँचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। आगे है अर्गरू उरैयूर से प्राप्त स्थानीय मलमल के कपड़े का नाम था। जो दो अर्गरू, ठीक है, याद रखिएगा।
मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कारसापड़ था। ठीक है, आगे दोस्तों तक्षशिला में कुछ सिक्कों पर निगम शब्द लिखे हुए सिक्के मिले हैं। निगम शब्द लिखे हुए सिक्के मिले हैं। आगे मौर्योत्तर काल में विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग ब्याज दर थी। मनु, गौतम व याज्ञवल्क्य के अनुसार ब्राह्मण 2%, क्षत्रिय 3%, वैश्य 4% का शूद्र जो है वो 5% ब्याज देते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार ब्राह्मण एवं क्षत्रिय सामान्य परिस्थितियों में भी व्यापारिक उद्गमों को अपनाते थे। आगे दोस्तों हम लोग श्रेणी देखेंगे। शिल्पियों व व्यापारियों के निगम होते थे। शिल्पियों की श्रेणियों के प्रमुख को जेठक कहा जाता था। श्रेणी निगम, कुलिक निगम, पुग, सार्थ आदि व्यापारिक संगठन थे। ठीक है, निगम का प्रधान श्रेष्ठी श्रेणी का प्रधान प्रमुख तथा पुग का प्रधान जो है वो ज्येष्ठक कहलाता था। श्रेणी का कार्यालय निगम सभा कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? निगम सभा। आगे देखते हैं। श्रेणियों का उल्लेख इस समय के अभिलेखों में मिलता है। श्रेणी को उत्तरी भारत में सेठ व दक्षिणी भारत में श्रेष्ठी या चेट्टीयार कहा जाता है। आगे देखते हैं। गोवर्धन जो नासिक में है, गोवर्धन नगर शिल्पियों का महत्वपूर्ण केंद्र जो था वो दोस्तों महत्वपूर्ण था, नासिक जो था शिल्पियों का। आगे मौर्योत्तर प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापारिक व शिल्पकार श्रेणियों का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने सदस्यों पर श्रेणियों के नियम लागू होते थे। क्या नियम लागू होते थे? आगे नारद व बृहस्पति स्मृति में विभिन्न श्रेणियों की प्रथाओं व नियमों की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी? नियमों की जानकारी मिलती है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों श्रेणियों के पास लोग निधि के रूप में धन जमा कराते थे। श्रेणियां महाजन के रूप में भी कार्य करती थी। कुछ नगरों में उन्होंने अपने सिक्के भी चलाए थे, प्रचलित किए थे। ठीक है, कुछ नगरों में उन्होंने अपने सिक्के भी प्रचलित कराए थे। आगे श्रेणी धर्म देख लेते हैं। श्रेणी धर्म, श्रेणियों के अपने कुछ नियम कानून होते थे, उसे श्रेणी धर्म कहते थे। राजा को श्रेणी धर्म का पालन करना चाहिए, यह अर्थशास्त्र में लिखा गया है। आगे श्रेणी धर्म का प्रतिपादन सर्वप्रथम मनु ने ही किया है। ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया है? मनु ने ही किया है। ठीक है, आगे श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। वे सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर सकती थी। श्रेणी न्यायालयों का प्रधान महाश्रेष्ठी होता था। श्रेणी स्वयं काम के नियम, मानक एवं कीमतें तय करती थी। कुछ परिस्थितियों में ही राजा हस्तक्षेप कर सकता था, अन्यथा श्रेणियां स्वतंत्र कार्य करती थीं। श्रेणियां अपने सिक्के भी जारी करती थीं। नालंदा, कौशाम्बी, बशाड़ जिसे वैशाली भी कहते हैं से इनकी मुद्राएं मिली हैं। श्रेणियां सामूहिक लोक कल्याण पुत धर्म कार्य करती थी। नहपान के नासिक अभिलेख में तंतुवाय या रेशम बुनकर श्रेणी का उल्लेख हुआ है। आगे जातक ग्रंथों में व्यवसायी को वणिक या वैदेहक कहा जाता था। श्रेणी की पूर्ण परिभाषा मित्ताक्षरा में मिलती है। आगे दोस्तों याज्ञवल्क्य स्मृति में श्रेणी के अधिकार, नियम एवं श्रेणी में प्रवेश की शर्तें दी गई हैं तथा श्रेणी की न्यायिक भूमिका का भी उल्लेख है। मथुरा के एक अभिलेख में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हविष्क के राज्यकाल में एक प्रमुख ने आटा पीसने वाले कारीगरों की श्रेणी के यहाँ धन जमा कराया था। श्रेणियों के पास रखी इस धरोहर को अक्षय निधि या स्थायी निवेश कहा जाता है। आगे मौर्योत्तर कालीन साहित्य देखते हैं दोस्तों। एक तरफ है दोस्तों हमारे लेखक और दूसरी तरफ क्या है? हमारे रचना। ठीक है, उनकी क्या रचना है वो है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले दोस्तों लेखक में सबसे पहले लेखक है हॉल का जो है रचना वो गाथा सप्तशती, याद रखिएगा, गाथा सप्तशती ये उनकी रचना थी। पतंजलि सब लोग जानता है, महाभाष्य की रचयिता कौन है? पतंजलि। चरक ने दोस्तों चरक संहिता नामक पुस्तक लिखा था। चरक। आगे है भरत मुनि जो कि फेमस है दोस्तों, लेखक राइटर जो है फेमस हैं भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। ठीक है, नाट्य शास्त्र। आगे वत्स्यायन जो है दोस्तों, लेखक जो है वत्स्यायन है और इनकी पुस्तक जो थी दोस्तों वो कामसूत्र थी। याद रखिएगा, हीरानंद वत्स्यायन ऐसे करके ना, जो भी नहीं, ये नहीं है, बस वत्स्यायन है, याद रखिए। वत्स्यायन जो है दोस्तों वो कामसूत्र के रचयिता है। ठीक है, आगे
अश्वघोष, बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम सही पढ़े हैं दोस्तों, क्षमा करिएगा अगर गलती भी होगा तो दोस्तों माफ करिएगा। चलिए एक बार और इसको पढ़ते हैं अश्वघोष को। अश्वघोष जो है दोस्तों बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण का जो है रचयिता है। ठीक है, रचना किए हैं इन्होंने। भास जो है दोस्तों, भास स्वप्नवासवदता नामक पुस्तक की रचना किया है। किसने? भास ने। सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचने का श्रेय जो है दोस्तों वो भास को ही जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 11 मौर्योत्तर काल जो है दोस्तों वो आज जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग संगम काल चैप्टर नंबर 12 को कल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव अ गुड डे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।